अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 15 है, लेक्चर नंबर 10 है। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमने एक क्वेश्चन दिया था और वो लास्ट में डिस्कशन नहीं किया गया था, दैट्स वाई वो सॉल्व नहीं कर पाए लोग। तो दो रूल्स थे जो कि दिए गए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू। उसको उमरिया तैन के नाम से या हर्रावीन के नाम से जाना जाता है। वो दो रूल क्या हैं उनको समझ लीजिए, फिर उस क्वेश्चंस को या उस तरह के क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक केस ये था कि मरने वाले शख्स ने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा हो, मदर को छोड़ा हो और फादर को छोड़ा हो। यानी इतने ही लोग मौजूद हैं, स्पाउस में से कोई एक है और मदर और फादर है। तो ये जब केस आया तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था और उस टाइम पर दो ग्रुप्स जनरेट हो गए, एक ग्रुप हज़रत अली की तरफ और एक हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। तो जो राय एक्सेप्ट की गई वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के थ्रू की गई। तो उसी का ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। जब मरने वाले ने केवल वाइफ को छोड़ा हो, मदर को छोड़ा हो, फादर को छोड़ा हो। और दूसरा केस है कि जब मरने वाले ने यानी वाइफ की डेथ हुई हो और हस्बैंड को छोड़ा हो और मदर और फादर हो, मरने वाले की वालिदैन मौजूद हैं। यहाँ पे कोई किड्स नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। क्योंकि दो या दो से ज़्यादा ब्रदर सिस्टर के होते ही माँ का शेयर जो है 1/3 से 1/6 ट्रांसफ़र हो जाता है। इस केस में अगर हम देखते हैं इन जनरल, तो हमें ये नज़र आता है कि जो वाइफ है दैट इज़ जेड एफ, जबिल फरूज है। मदर जेड एफ है। चूंकि यहाँ पर औलाद नहीं है, ना डॉटर है ना सन है, तो उस केस में वालिद साहब जो होंगे वो आसबा बी से ही होंगे। और सेम केस यहाँ पर भी होगा केस टू में कि जो हस्बैंड है वो जेड एफ है, मदर भी जेड एफ है और जो फादर है वो भी ए बी एन है, असबा बी नफ्सी है। तो अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वाइफ का जो शेयर होना चाहिए, चूंकि औलाद नहीं है तो 1/4 होना चाहिए। और मदर का जो शेयर है, औलाद नहीं है और बहन भाई भी नहीं है किसी तरह की, तो माँ का शेयर 1/3 होगा और इसको आ जाना चाहिए। ऐसे ही हमें ये मालूम होता है यहाँ पे कि हस्बैंड का शेयर 1/2 मिलना चाहिए चूंकि औलाद नहीं है। मदर का शेयर 1/3 होना चाहिए और रेस्ट इसको मिल जाना चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला ने दिया वो क्या दिया, आपने आपने फरमाया कि क्या करना है इस केस में कि हम सबसे पहले वाइफ का शेयर देकर उसको अलग कर देंगे। वाइफ का जो शेयर है वो है 1/4। जो रेसिड्यू बचेगा वो बचा 1 - 1/4, और यानी 3/4 बचा किसकी वैल्यू, रेसिड्यू की यानी आर की। अब तीसरे स्टेप में ये कहा गया कि जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ फादर एंड मदर
वो रेशियो होगा फादर और मदर का 2:1 अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेप में इनका एडिशन ऑफ जो रेशियो हो जाएगा, एडिशन ऑफ जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ प्लस एम, यानी 2+1 यानी इक्वल टू 3 के। फिफ्थ स्टेप में शेयर ऑफ फादर, शेयर ऑफ फादर हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ फादर, रेशियो ऑफ फादर, और नीचे हो जाएगा एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है दैट इज 3/4 है। फादर का जो रेशियो है वो कितना है, 2 है। एडिशन ऑफ रेशियो 3 है, यानी यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा फादर का 1/2। इसी तरीके से जो सिक्स स्टेप में हम निकालेंगे शेयर ऑफ मदर, शेयर ऑफ मदर आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ मदर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो जो बचा हुआ माल है दैट इज 3/4 है। माँ का जो रेशियो है वो 1 है, एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है, और यहाँ से आप 3 से 3 कट कर देंगे, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। यानी अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इसको तो वाइफ को तो 1/4 ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मदर का शेयर है, मदर को कितना जाएगा, 1/4 जाएगा, और फादर को जाएगा 2, यानी वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, ये 1/4, और मदर का भी 1/4, फादर साहब का 1/2, यानी 4 हो गया, ये 1+1+2, यानी इस तरीके से हो जाएगा। या यू कैन से दैट कि भाई यहाँ पे वाइफ को 25% जा रहा है, मदर को भी 25%, और फादर को 50%। ये रूल हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू दिया गया, और इसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, और ऐसे मान के चलें कि 90% यही रूल फॉलो किया जा रहा है। कुछ स्कॉलर्स की दूसरी राय भी है, वो भी ली जा सकती है, बट मैं आपको एक ही जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, क्योंकि माइन्यूट से डिफरेंसेस मौजूद हैं लास्ट में जाके। तो ये तरीका हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू दिया गया। सेम इस कंडीशन में जब दूसरा ये लेकर चलते हैं हम केस 2 में, तो उसमें भी यही सेम 100% रूल फॉलो होगा, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले आप यहाँ से हस्बैंड के शेयर को अलग कर दीजिए, हस्बैंड के शेयर को अलग कर दीजिए, यानी 1/2 उसको दे दीजिए, और दूसरे स्टेप में जो आर की वैल्यू बचेगी दैट इज 1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। स्टेप नंबर 3 में रेशियो निकाला जाएगा, रेशियो ऑफ फादर एंड मदर। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा ये 2:1 हो जाएगा, और चौथे स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियो हम निकालेंगे, ये हो जाएगा एफ प्लस एम इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3। स्टेप नंबर 5 में शेयर ऑफ फादर, शेयर ऑफ फादर, शेयर ऑफ फादर आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ फादर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, दैट इज 1/2 है आर की वैल्यू, तो ये 1/2 आ गया, और फादर का जो रेशियो है दैट इज 2 है, ये 2 आ गया, और एडिशन ऑफ रेशियो है 3। तो यहाँ पर इस 2 से 2 कट जाएगा, वालिद साहब का 1/3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 6 में शेयर ऑफ मदर निकालेंगे, शेयर ऑफ मदर इक्वल टू
आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एम ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे 1/2 बचा हुआ, रेस्ट रेसिड्यू है। मदर का जो शेयर है वो कितना है, निस्बत कितनी है, मदर की निस्बत कितनी है, 1 है। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है। तो ये 1/6। कितना हुआ, 1/2। शेयर ऑफ फादर, शेयर ऑफ फादर का, शेयर ऑफ फादर कितना हुआ, 1/3। और मदर का 1/6। तो हस्बैंड, मदर, फादर। हस्बैंड का 1/2, मदर का 1/6 और फादर का 1/3। 6, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 6/6 हो गया। तो इस केस में हस्बैंड का तो 50% जा रहा है, और जो मदर है उसका कितना है, 16.67%, और ये है 33.33%। तो ये वो रूल्स थे जो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू दिए गए थे। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है, अब इन रूल्स को फॉलो करके उन सवाल को आप कर सकते हैं। आज के लिए केवल ये दो ही क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ मल्टीपल डेथ का करने के लिए, क्योंकि इस पे अभी हाथ लोगों के तंग हैं। ठीक है, और मुझे भी टाइम नहीं मिला है, कुछ लोगों के मैं क्वेश्चंस चेक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा दूसरा ऑफिस खुल रहा है नोएडा में। दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे। तो इस चक्कर में मैं आप लोगों का ये होमवर्क चेक नहीं कर पाया। तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ क्लास के बाद। और वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन के अलावा भी कुछ इस तरह का कोई फैक्टर है कि किसी ने किसी की खिदमत की है और कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये केस स्टडी थी इसी ही दिल्ली के ही, और तकरीबन इसके अंदर 6-7 लोगों का डेथ हुआ था। और वो तकरीबन 200 मीटर स्पेस का मसला था। तो उस रियल केस स्टडी को इस किताब के अंदर डाल दिया गया, जो नई किताब आने वाली है, आ चुकी है। और वही क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूँ। वो क्वेश्चन ही 2 पेज का है, जिसको आप बड़े सुकून के साथ में पढ़ेंगे। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन है। वालिद साहब के 4 बेटे हैं। इसमें उसमें मतलब फादर के 4 बेटे हैं। ये फिनिश कर दें, ये सब समझ में आ गया सारा? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी का रिलेटेड टू दी केस 1 केस 2? हाँ सर, हजरत उमर ने 2 रूल्स दिए। एक तो दो नानी दादी साथ में हो तो उनको 1/6 जाएगा, और एक ये कि बच्चे नहीं हो, वाइफ हो और मदर फादर हो, तो ये रूल जो अभी आपने ये बताया। भी इन्होंने दिया, ये नानी दादी का भी इन्होंने दिया, और आपका जो जी ऑल का कॉन्सेप्ट था वो भी हजरत उमर के थ्रू ही आया। जी हाँ। ऑल, ओके। ऑल रद, और ये उमरियतन। यस। जजाकल्ला। वो जो बुक्स हैं उर्दू के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मल्टीपल स्कॉलर्स की बुक्स हैं, सबकी यही राय है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, क्या क्वेश्चन है बोले? फादर के 4 बेटे हैं और एक फोर बेटे की डेथ हो जाती है। फोर सन्स हैं, और ये बेटियां कितनी हैं? बेटी नहीं है। फादर की डेथ हो गई कि नहीं? नहीं नहीं, फादर भी जिंदा है। और वालिदा मौजूद हैं, यानी उनकी वाइफ मौजूद है? हाँ, उनकी वाइफ भी मौजूद है। मतलब एक कोई शख्स है एक्स, उसके हम्म। 4 बेटे हैं और एक वाइफ है।
हाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन। एक बेटे की डेथ हो जाती है। इन्हीं के सामने डेथ हो गई है, चार हाँ। बेटे थे, एक की हाँ। डेथ हो गई है। हाँ, इन्हीं के सामने डेथ हो गई, और ऐसा कुछ मतलब अभी सब कुछ जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, सब कुछ फादर के पास है। अब तो तीन ही सन है। नहीं, लेकिन जब बेटे की डेथ होती है तो साथ में वाइफ और एक बेटे को छोड़ के जाती हैं। जो सन वन है उसकी डेथ हम्म। होती है, तो वो अपने हम्म। पीछे छोड़ के जाती है, छोड़ के जाता है वाइफ। ये हम्म। वाइफ है ऑफ एस वन की। और हम्म। बेटे कितने छोड़ के जाता है? एक। एक सन छोड़ के जाता है। सवाल क्या है? तो इसमें जो भी अभी तक हमने पढ़ा, इसमें जो ये ग्रैंड सन है फादर के, तो इनको कुछ हिस्सा नहीं जा रहा है दिखता हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा इनको। इस केस में अगर किसी के आपके पास एक भी बेटा मौजूद है तो उस केस में इस सन को कुछ नहीं जाएगा। वाइफ को तो ससुर की प्रॉपर्टी से कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है हम्म। ना, ये हिंदुइज्म के अंदर मिलता है। ठीक है ना, हम्म। हम्म। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको मिलता है, लेकिन हमारे उसमें नहीं मिलता। ठीक। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए इस फादर के पास तीन काम थे करने के लिए, यानी जो दादा है, हम्म। दादा के पास तीन आपके पास पॉइंट्स दिए गए थे जो इसने फुलफिल नहीं किए। एक तो ये कि एस वन की डेथ के पास इस वाइफ के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसी घर में स्टे करेगी। हम्म। ठीक है, ये अपनी हम्म। सेकंड मैरिज कर सकती है। हम्म। लेकिन ये इस बच्चे की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? दादा के हम्म। पास। हम्म। तो इसका जो आपके पास केयरिंग है वो दादा के पास है, इसको अच्छे हम्म। से इसको केयरिंग करना चाहिए था। दूसरा, दादा के पास जो होल स्टेट है वो इसका मालिक था। ये जितनी भी चाहता, ये अपनी आंखों से देख रहा था कि जो बाकी जो सन है उनकी कंडीशन क्या है, क्या वो इसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या इनकी जो वाइफ्स हैं बाकी सन की वो चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, तो इसको सारा मॉनिटरिंग करना चाहिए। हम्म। और ये चाहे तो अपनी ज़िंदगी में इसको गिफ्ट दे सकता है। हम्म। ये दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा पैरामीटर, बार बार सूरह निसा के अंदर 4:11 के अंदर एक बार और 4:12 के अंदर 3 बार कहा गया किसके लिए? विल के बारे में। हम्म। कि अगर इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई विल करना चाहिए, बार बार कहा गया है, इसका मतलब मॉनिटर करें क्या ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कहीं विल की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज यू हैव दी मनी आपके पास मौजूद है, तो ये इसके लिए विल भी कर सकता था। और विल मैक्सिमम जो कर सकता था वो 1/3 की कर सकता था। लेकिन हम्म। अगर इस दादा को इल्म ना होने की वजह से उसने ना ये किया ना ये किया ना ये किया, तो जाहिर सी बात है क़यामत के दिन पकड़ा तो जाएगा। हम्म। और अगर दादा की भी डेथ हो जाती है तो इसके अब जो S2 S3 S4 बचते हैं, इसकी केयरिंग की जिम्मेदारी यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। हम्म। तो फिर ये आपके पास उसके लिए जवाबदेह होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ पोता पोती को लेके तो पड़ जाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं जितने लोग हैं, यानी आप अपनी माँ का हिस्सा नहीं देते, अपनी बहनों को नहीं देते, अपनी बेटियों के नहीं देते, सिर्फ जहां पर माइनस पॉइंट नजर आता है वहीं हम चिपक जाते हैं सारे लोग। हम्म। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बेटे की मौजूदगी से पोते को नहीं जाता है। समटाइम्स ऐसी भी केस स्टडीज होती हैं कि जो किताब मेरी मुस्लिम इनहेरिटेंस अभी आ गई है, जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दी गई है, पोस्ट कर दिए गए हैं सारे। तो उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि दो बेटियों की वजह से भी हिस्सा नहीं जाता है। कभी कभी हम्म। ऐसा केस ही बन जाता है कि वो पोतों को नहीं जाता है। तो जिनको जा रहा है उनको भी देना चाहिए, जिनको नहीं जा रहा है उसके लिए विल का पैरामीटर मौजूद है। लेकिन जब आपको तकसीम मिरास के सारे पैरामीटर्स का इल्म होगा तभी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इस बात दादा को ये मालूम होता पहले से कि मेरी जब डेथ होगी उससे पहले S1 की डेथ हो चुकी है, उसके इसको कुछ नहीं जाएगा, जो मेरा GS है, ग्रैंडसन है, तो आई कैन राइट ए विल, मैं उसके लिए विल लिख सकता हूँ। हम्म। अच्छा, अब ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि सब हमेशा पोता जो है बेचारा ही होगा। ये किसने कहा है? भाई अगर ये जो फादर था, इसके जो तीन बेटे थे, एक साइकिल की दुकान करता है, एक परचूने की दुकान करता है, एक कपड़ा बेचने की दुकान करता है, जो मरा था वो डॉक्टर था, जो मरा था वो डॉक्टर था।
ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है ना, मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के गया, इसकी बीवी को ही मिल गया, इसको ही मिल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, पोता ज्यादा अमीर है और इस वालिद साहब के जो डायरेक्ट बेटे हैं वो गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त बेचारा ही होगा, वो हर वक्त छोटा ही होगा, है ना। ऐसी कंडीशन तो कभी, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम ऐसी कंडीशन देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके पास पैसा है, तो इनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में उनको गिफ्ट कर दें, आपको कोई नहीं रोक सकता है। उनको विल कर दें, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपके पास पूरे के पूरे राइट्स, तीनों राइट्स आपके पास मौजूद हैं। इसका आपने यूज़ करना चाहिए। ये तब होगा जब हमें इनहेरिटेंस का इल्म होगा। जब होगा ही नहीं तो फिर होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। जब ये नहीं होगा तो फिर बाद में फिर टेंशन पैदा हो जाती है। तो कहा यह गया है, स्कॉलर ये कहते हैं कि जब कोई शख्स मरे तो अपनी औलाद के लिए आसानी पैदा करके जाए, विरासत के केस में। ऐसा नहीं कि उनको जो है मुसीबत में डाल के चला जाए। बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो बेटर इज दैट कि हर एक सन को, फॉर एग्जाम्पल 4 सन थे और इसके पास 5 अगर बड़े बड़े प्लॉट थे, तो चारों बेटों के पकड़ा दे दिए थे, जिंदगी में दे थे। तो उससे फायदा क्या होता कि अगर आपके पास उनकी डेथ भी होती है, वो वालिद साहब के पास केवल एक ही प्लॉट बचता है, ठीक है, तब इसका प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा वो एक ही के ऊपर झगड़ा होना है, सबके ऊपर झगड़ा नहीं होना है। तो हाँ, हम, इस केस में जैसे बाज दफे देखा गया है कि फादर अपनी डेथ से पहले ही, जैसे मासूम होने से पहले ही प्रॉपर्टी का डिवीजन कर देते हैं। हाँ, तो वो जो तो प्रॉपर्टी का डिसीजन जो करते हैं डेथ से पहले जो किया जाता है उसको गिफ्ट कहा जाता है। तो उसमें लेकिन ये रूल, जो हमने रूल अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये रूल नहीं लगते। उसमें 2:1 का रूल अप्लाई नहीं होता है। उसमें नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है सही बुखारी की, कि उस, मैंने वो भेजी भी है आपके पास, कई बार भेजी है, तो उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मरने के बाद 2:1 का होगा। अगर आपके पास लड़का या लड़की है, पोता या पोती है जिसको मिल रहा है, या सगा भाई सगी बहन है, या सौतेला भाई सौतेली बहन है, जिंदगी में आप जो दोगे वो गिफ्ट होगा। और गिफ्ट अपनी औलाद को इक्वल देने की कोशिश करें। हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन चुका है, दूसरा तीसरी चौथी क्लास के अंदर है, आपकी डेथ करीब है, आपको लग रहा है कि ऐसी बीमारी लाख हो चुकी है कि वो इलाज नहीं है उसका, तो आप उसमें दोनों बच्चों को बुला के काउंसलिंग कर सकते हैं। और काउंसलिंग ना भी करें तो आपके पास राइट्स है कि आपके पास बैंक में पैसे हैं, आप उस बच्चे को के नाम पे ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दें। छोटा है जो, बड़ा है जो, आपके पास पैरों पे खड़ा हो चुका है, उसको कम कर दें। कोई दिक्कत की बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, मसलियत का तकाजा है। बट अगर हम्म। सारे ही सेटल्ड हैं तो बेटर इज़ दैट कि उसमें इक्वल करें तो अच्छी बात है। क्योंकि इसको फॉलो करेंगे तो फिर सुन्नत का अजर भी मिलेगा आपको। हमें तो सिर्फ रिवार्ड से मतलब है ना, दुनिया से मतलब थोड़ी है हमारे को। और कोई सवाल है भाई किसी का? अगर हम लोग गिफ्ट करते हैं तो इसका कुछ ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि नहीं, कितना गिफ्ट, करना है, क्या गिफ्ट का तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सब अगर ऐसे मान के चल रही है फॉर एग्जांपल कि आपके जो ब्रदर हैं उनके किड्स हैं, ब्रदर का एक सन है एक डॉटर है, और आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं ईद के मौके पे या कभी भी। अब ये जो डॉटर है ये छोटी है, ये जो सन है बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसके कपड़े लत्ते जो आएंगे वो कम पैसों के आएंगे, इसके ज़्यादा पैसों के आएंगे। इसके बदन पे ज़्यादा कपड़ा लगेगा, इस पे कम कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो गिफ्ट हम उसके हिसाब से दे सकते हैं। भाई बच्चा है तो उसको चॉकलेट टॉफी और यही देंगे। कोई बड़ा है तो बड़े बूढ़े को तो आप चौकी टॉफलेट नहीं देंगे, उसको हम क्या करेंगे भाई, कोई शॉल ला के दे देंगे, कोई स्वेटर ला के दे देंगे जी। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट ऐसा कोई गिफ्ट जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड की बात की जा रही है, कि उस केस में चूंकि लैंड है या प्रॉपर्टी या पैसा है, तो उस केस में इक्वली करें तो अच्छी बात है। और स्कॉलर ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, आपके पास मेल है और फीमेल है, 3 चॉकलेट लेके आते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं कि 2 चॉकलेट तो इसको पकड़ा देते हैं, आपको पास मेल को पकड़ा देते हैं, और एवरी टाइम एक चॉकलेट फीमेल को पकड़ा देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर? आप इनके अंदर जो है एक नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हो कि मेरे से वालिदा या वालिद जो है इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो लड़का है, और मैं डॉटर हूँ, मुझे आधी पकड़ा दें। तो बेटर इज़ दैट कि उनको अगर स्टार्टिंग से समझाया जाए कि दोनों का आपके पास जो है जो मेयार है वो इक्वल है। बट सब जो बड़े हो जाएंगे समझ में आ जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। स्कॉलर इसको ये भी समझाते हैं कि अगर आपके पास किसी मेल का मर्डर होता है या फीमेल का मर्डर होता है, जिसने मर्डर किया है उसकी सज़ा क्या है, उसका मर्डर किया जाए कानूनी तौर पे, माफ़ कर दी जाए तो अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर औरत का कोई मर्डर करेगा तो उसको कम सज़ा जो मिलेगी, मरने वाले को कम मिलेगी और मेल में वो ज़्यादा मिलेगी।
तो सबकी पोजीशंस अलग अलग हैं। तो गिफ्ट के केस में बेटर इज दैट, प्रॉपर्टी के केस है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, दैट इज बेटर। ये रूल्स सारे स्टेक होल्डर्स के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या बाप बेटे बेटियों के केस में होता है? क्योंकि एक केस हमारे यहाँ ऐसा हुआ था हम्म। कि एक नवासा था हम्म। जिसको मतलब उसके नाना के भाइयों ने डिमांड की डिस्ट्रीब्यूशन की, हिस्से की। हम्म। वो भी बाहयात थे लेकिन जाकनी आलम में थे। तो हम्म। उन्होंने सारा गिफ्ट करवा लिया अपने, मतलब नवासे के नाम सारा गिफ्ट करवा लिया। तो तो इससे जो हिस्सेदार थे वो बेदखल हो गए, जो क्योंकि सारी प्रॉपर्टी। जो नाना थे, नाना से ने ट्रांसफर कर दिया अपनी डॉटर के किड्स को। जी, और डॉटर का इंतकाल हो चुका था नाना की मौजूदगी में। लेकिन नाना नाना जब हयात थे, जब इसको यहाँ हम्म, ट्रांसफर किया गया तो उस टाइम पे नाना की क्या बीवी मौजूद थी? नहीं, बीवी नहीं थी। नाना की वाइफ मौजूद थी। हाँ हाँ, उनकी भी वाइफ नहीं थी। अच्छा, और नाना के कोई और बच्चे मौजूद थे? नहीं, बस एक बेटी थी, बेटी की भी वफात हो गई थी उनकी जिंदगी में। बेटी की डेथ हो चुकी है नाना के ही पीरियड के अंदर, फिर आपके पास ये नवासा बचा हुआ, किड्स बचा हुआ। जी अच्छा, क्या जी नाना के भाई मौजूद थे? बहनें जी जी, मौजूद? भाई थे, हाँ। भाई थे। तो अगर ब्रदर आपके पास मौजूद थे और सिस्टर आपके पास मौजूद थे, और ये इनकी मौजूदगी में आपके पास, चूंकि जो नवासा आता है वो आता है तीसरी कैटेगरी में, ज़वेल आराम के अंदर आता है, और ये आते हैं असबा के अंदर, एबीजी के अंदर आएंगे अगर वो ब्रदर होंगे, और ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो वो आपके पास एबीजी में आएंगे, और अगर ब्रदर ही हैं तो एबीएन के अंदर आएंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी हम्म जेड एफ है, जेड एफ में कोई नहीं बचा, क्योंकि आप नाना का फादर भी नहीं है, नाना की मदर भी नहीं है, नाना की आपके पास जो वाइफ है वो भी नहीं है, तो जेड एफ वाला कोई मौजूद नहीं है। यानी एक ही बेटी थी, वो भी मर गई, जो जेड एफ थी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी डेथ हो चुकी है। सेकंड कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, तो इनके रहते हुए यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं जा सकती। नाना ये कर सकते थे कि वसीयत कर सकते थे इसको 1/3 की, यहाँ पे इनके हिस्से काट लिए गए, ये गलत कर दिया गया। इन्होंने सारा गिफ्ट किया, उन्होंने वसीयत का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ये कहा कि ये सारा हदिया है। दिया है, तो अब इंटेंशन क्या थी ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि आपके कहने से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंशन क्या थी, क्या इंटेंशन इनको बेदखल करना था? अगर नहीं, आप मान लीजिए कि किसी को बेदखल करना इन्फॉर्म नहीं करने हुआ, से कर सकते हैं ना। इंटेंशन सिर्फ ये था कि नवासे को सब कुछ दे दिया जाए, क्या ये नवा गलत नहीं होगा? इंटेंशन नवासे भी। नवासे को दे दिया जाए, क्या ये जो लोग थे आपके पास ये जरूरतमंद तो नहीं थे डायरेक्टली वाले? नहीं, जरूरतमंद नहीं थे वो भी, थे अगर इनकी काफी। अगर इनकी इनकी भी राय थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि किसी का हक काट कर किसी को दे दिया जाए वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसे अभी एक केस हुआ था स्पेशल मैरिज एक्ट का, आपने पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर में, कि हस्बैंड और वाइफ, ये लॉयर था हस्बैंड, वाइफ जो है आपके पास वो थी किसी कॉलेज की वो थी, स्कूल में टीचर प्रिंसिपल थी, इनकी दो बेटियां थीं। इन्होंने दोनों ने 27 साल, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 27 साल के बाद रीमैरिज किया स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। इनका दोनों का कहना ये था कि अगर हम मर जाते हैं तो हमारी दो बेटियां हैं, हमने जो कमाया है, इनका वर्डिंग थी, हमने जो कमाया है वो हमारी दो बेटियों को तो जाएगा, 2/3, और 1/3 जो बचेगा वो हमारे ब्रदर को चला जाएगा, दैट वी वांट, हम नहीं चाहते। दैट्स वाई हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, यानी हिंदू एक्ट के थ्रू दोबारा से शादी की है 27 साल के बाद। और इन्होंने अपने भाइयों के इसको कट कर दिया। अब जब ये कट कर दिया तो मिशकात शरीफ की उस हदीस में चले गए कि जिस किसी ने किसी की मीरास काटी, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसकी जन्नत की मीरास काट देगा। तो ये इंटेंशन अगर नहीं है तो ठीक है, किया जा सकता है, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि ज़िंदगी में आप गिफ्ट पूरा भी कर सकते हो किसी को, अगर एक ही है तो। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई जो वारिसीन जिनको हिस्सा मिल रहा है उनके हिस्से भी, क्योंकि विल के बारे में भी ये कहा गया, अगर आप 412 पढ़ते हैं, 412 के लास्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मेंशन है उसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर, कि ऐसा ना हो कि जब विल किया जाए तो किसी को ज़रर पहुंचे या नुकसान पहुंचे। यानी विल करने वाले को तो इतनी विल कर दी, और अपने जो बच्चे थे उनके शेयर्स क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो इसके लिए भी हम्म, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि विल जब आप कर रहे हैं तो ये देख कर करें कि ऐसा ना हो कि आपकी जो
औलादें हैं उनको तो कम मिले, और किसी पड़ोसी को आप इतना विल कर जाएं, किसी मदारिस को उतना विल कर जाएं, चूंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि भाई अपनी औलादों को गरीब या भिखारी बना के ना जाओ, उनको मालदार छोड़ के जाओ, इफ़ यू हैव द मनी तो। और आपने वन थर्ड भी मैक्सिमम कहा कि ये भी टू मच है। हम्म, जी। तो फिलहाल मेरा तो ये है कि मेरे से तो वो क्वेश्चन पुट अप करें कैलकुलेशन वाले, तो अच्छा है। ठीक है जी। इस तरह के जो के लिए स्कॉलर्स मौजूद हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज दीजिए, मैं स्कॉलर्स को भेज दूंगा। ठीक है, वो फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि भाई मेरे से कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ कैलकुलेशंस को आसानी से ही समझा दूं, वो ही शायद बेटर है। ठीक है ना। ठीक है सर, जजाकल्ला ये खैर। पीएफएम वाला मैंने स्टडी किया था, जो आपने भेजा था वो भी मैंने स्टडी किया, उसके अलावा से भी कई चीजें मैंने हाँ, देखी। क्योंकि समटाइम्स तो मैं ऐसा हो आपको वॉइस सकता है कि रिकॉर्डिंग, आप अगर आप कहें तो मैं लिख कर भेज देता हूँ हाँ, किसी हाँ, वो आप लिख के भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर मैं दीजिए। स्कॉलर्स को भेज दूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ ना कि मैं स्कॉलर हूँ। हम्म, अब कोई ये क्लेम कर सकता है, कोई पॉइंट पिन आउट कर सकता है जी, ये क्लासेस जो ले रहे हैं वो सही नहीं ले रहे हैं, वो गलत ले रहे हैं, तो फिर वो जो क्लासेस चल रही हैं वो भी बंद हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। कैलकुलेशन वाला ठीक ही है। पार्ट रखें, नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल सही भी है। करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कौन से मसलक के हो, कुछ ये भी पूछ लेते हैं कौन से मदारिस से फारिग हो, कुछ ये भी कह देते हैं जो सुनना पड़ता है कि आप मदारिस नहीं गए तो आपने इल्म सीख कैसे लिया। जबकि हमारे हम्म, पास पूरी टीम है आईआईआरसी के पास, मतलब उसमें कासमी, नदवी, सलाई फलाई सारे स्कॉलर्स हमने ऐड भी कर रखे हैं। तो खैर, लोग अपनी काम करते रहेंगे, हम अपना काम करना चाहिए। फिलहाल आप जो पढ़ रहे हैं, उस हम्म, जो आपने पढ़ा है, वो जहाँ जहाँ आप इलाकों में वर्ल्ड में रहते हैं, अपने स्कॉलर से तहकीक कीजिए। उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा भी, हमने ये सवाल किया था, इसका आंसर क्या होगा, उनसे ही फाइंड आउट कीजिए। दुनिया भर के बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, उनको भी यूज़ कीजिए, तो पता लग जाएगा जो पढ़ाया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पढ़ाया गया है। ठीक है ठीक है, सर, मैं शुक्रिया। आपको क्वेश्चन एक भेज देता हूँ, आज के लिए क्लास इतनी काफ़ी है। ठीक है, वो आप सॉल्व करके फिर भेज दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर।